ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जून होता है। वो अभी कार चलाकर जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार की ब्रेक खराब हो गई है। तभी वो फिर से कार से निकल जाता है और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसके बाद वो ब्लाइंड हो जाता है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड आती है जिसका नाम वैन होता है। जून उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। देखो, मैं तुम्हारी सर्जरी का फीस तो भर दूंगी, लेकिन तुम्हें सारे पैसे मुझे डबल इंटरेस्ट के साथ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जून कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वैन उसे अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि तुम ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करो, जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगी। फिर इसी के साथ 5 साल बीत जाते हैं। जून सोचता है कि आखिर वो गायब क्यों हो गई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1 साल तक वैन जून की ट्रीटमेंट होने के लिए उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी ट्रीटमेंट की फीस जमा करने के लिए अलग अलग पार्ट टाइम जॉब भी करती है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर फिर जब सर्जरी के बाद उसकी आंखें ठीक होती है तो वो सबसे पहले वैन को देखना चाह रहा होता है, पर नर्स उसे बताती है कि वो उसके लिए नोट छोड़ कर गई है जिसमें वैन ने लिखा होता है कि हमारे बीच का ये गेम अब यहीं ख़त्म होता है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और फिर इसी के साथ 5 साल बीत जाते हैं और ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। जून सोचता है कि वो वैन को ढूंढ के रहेगा। फिर हम वैन को देखते हैं जो कि अपनी क्यूट सी बेबी शाओ के साथ होती है। वैन को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि उसकी कंपनी का बॉस चेंज हो गया है और उसकी जिम्मेदारी है एयरपोर्ट पर अपने नए बॉस को पिक करने जाना है। फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है। तभी इतने में हम देखते हैं कि जून यहाँ पर पहुंच जाता है और अपने गार्ड्स के साथ यहीं पर आ रहा होता है। पर तभी एक एम्प्लॉय आकर वैन को बताती है कि उसकी कलीग मिया ने उसका प्लान चुरा लिया है। ये सुनते के साथ ही वैन प्रेसिडेंट को पिक करने का काम उस एम्प्लॉय को देकर चली जाती है और फिर वो जून को देख भी नहीं पाती और जून भी उसे नहीं देख पाता। फिर जब वो कंपनी पहुंचती है तो उसकी कलीग मिया उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बहुत ही खुश होकर बताती है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था, उसकी मदद से मैंने क्लाइंट के साथ 10 मिलियन की डील कर ली, सच में तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। फिर वैन तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है और बताती है कि कंपनी में किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो मिया उससे कहती है कि मैंने तो बस तुम पर गर्म ही पानी फेंकी हूँ, इसमें एम्बुलेंस को कॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो वैन बताती है कि ये एम्बुलेंस मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कॉल करी हूँ। और फिर वो मिया को पंच पे पंच मारती है और कहती है कि हमारे नए सीईओ को आने दो, फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि तुमने कैसे मेरा प्लान चोरी किया। और इतने में ही वैन की फ्रेंड आकर उसे इस बारे में बताती है कि सीईओ ने उसके बारे में रिपोर्ट करी है कि उसने कंपनी के सीक्रेट लीक करी है, इसीलिए वो उसे कंपनी से फायर कर रहे हैं, उसकी सैलरी भी कट कर रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद मिया तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती है और वैन से कहती है कि सीईओ से तो मैंने पहले ही डील कर चुकी हूँ और तुम कितनी ज़्यादा फूल हो, तुम्हें रास्ते से हराना कितना आसान था मेरे लिए। वैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें बस दूसरों का हक छीनना आता है, तो कोई बात नहीं, मुझे खुद ही यहाँ पर काम नहीं करना, मैं क्विट कर रही हूँ। और ये अपना आईडी कार्ड निकाल कर यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सीईओ यहाँ पर पहुँचती होंगे तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जुन को जो कंपनी के बाहर ही पहुँच जाता है और सोचता है कि मेरे पास अभी भी 20 दिन का टाइम है, मैं इतने दिनों में उसे ढूंढ के रहूँगा। फिर जुन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस एम्प्लॉय ने कंपनी के सीक्रेट लीक करी है उसने कंपनी से खुद ही रिज़ाइन कर दिया है। तो जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि कंपनी के सीक्रेट लीक करने के बाद वो ऐसे कैसे खुद से कंपनी से निकल सकती है, उसके सारे बोनस भी कैंसिल कर दो। वैन भी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कह देती है कि ऐसा बहुत जो बिना इन्वेस्टिगेशन करे मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है कि मैंने कंपनी के सीक्रेट लीक करी हूँ, तो वो सच में ब्लाइंड होगा और मुझे उसके साथ काम बिल्कुल भी नहीं करना है और तुम मुझे मत रोको। फिर यहाँ पर जुन लिफ्ट का वेट कर रहा होता है और वैन लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। वैन बहुत ही गुस्से में होती है कि उसने मेरे बोनस को भी कैंसिल कर दिया। वैन लिफ्ट से बाहर आती है और जुन यहाँ पर दूसरे लिफ्ट से जा रहा होता है और दोनों एक दूसरे को फिर से नहीं देख पाते। फिर जुन अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर मिया अपने नए सीईओ को इम्प्रेस करने में आई होती है। जुन उससे कहता है कि तुम्हारा प्रपोजल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रॉन्ग है। तो मिया कहती है कि बॉस सॉरी, ये सारी गड़बड़ मैंने गलती से कर दी। मिया तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगती है कि बॉस इन सभी चीज़ों की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उसकी बातें सुनकर जुन समझ जाता है और कहता है कि ये प्रपोजल तुम्हारा बनाया हुआ है ही नहीं, और वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसे फायर कर दो। और वो अपने असिस्टेंट से ये भी कहता है कि उस लड़की के बारे में पता करो जिसने ये प्रपोजल लिखी है। फिर हम वैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और अपने डैड को काम करते हुए देखकर सोचती
है कि उसकी वजह से उसके डैड की यह हालत हुई है, उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया। अब तभी यहाँ पर जुन का असिस्टेंट वैन को कॉल करता है और उसे कहता है कि सीईओ आपसे 1 घंटे में मिलना चाहते हैं, तो तुरंत आप यहाँ कंपनी में पहुँचो। तो यहाँ पर वो उस पर चिल्लाती है कि पहले तो उसने मेरा बोनस कट कर दिया और अब मुझे मेरी बिना गलती के सज़ा देना चाहता है। तभी वैन जुन की आवाज़ सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है कि ये तो उसकी आवाज़ थी, आखिर वो सीईओ कैसे हो सकता है, वो तो अभी चिंगशांग शहर में होगा और 20 दिन बाद उसकी फियांसे के साथ उसकी शादी होने वाली है। फिर वैन सोचती है कि वैसे अगर मुझे बोनस मिल जाएगा तो डैड की सर्जरी की फीस अरेंज हो जाएगी। फिर वो असिस्टेंट से कह देती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे भी प्रेसिडेंट से बात करनी थी तो मैं अभी कंपनी आ रही हूँ। फिर वैन सीईओ के ऑफिस पहुँच जाती है, पर यहाँ पर जुन की जगह उसका असिस्टेंट होता है और उसे देखकर वो सोचती है कि आखिर मैंने सोचा भी कैसे कि वो यहाँ पर होगा। फिर असिस्टेंट यहाँ पर वैन को बताने लगता है कि हमने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया और हमें पता चला कि कंपनी के सीक्रेट तुमने नहीं बल्कि मियाँ ने लीक करी है, तो उसके लिए उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है और क्योंकि हमने तुम्हारे साथ गलत किया इसीलिए तुम्हारी सैलरी हम डबल टाइम बढ़ा रहे हैं। वैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि अगर सैलरी डबल टाइम बढ़ जाएगी तो इससे वो अपने डैड की फ़ीस भी आराम से भर लेगी और अपनी बेटी शाओ की फ़ीस भी भर लेगी। और यहाँ पर असिस्टेंट सोचता है कि लगता है ये काफ़ी नहीं है, तो वो 3 टाइम सैलरी बढ़ाने के लिए ऑफ़र करता है। वैन उसके लिए मान जाती है। फिर असिस्टेंट इस बारे में जुन को बता देता है और वो ये भी बताता है कि उसकी फियांसे शाओयन अब्रॉड से वापस आ गई हैं और जुन की मॉम की तरफ से ऑर्डर आया है कि वो 20 दिन में जोंगशा शहर में पहुँचे उसकी फियांसे के साथ शादी करने के लिए। उसकी मॉम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर उससे ही शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है, पर जुन सोचता है कि वो तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करना चाहता है जो कि उसकी लाइफ से अचानक से गायब हो गई। वो असिस्टेंट से कहता है कि वो अभी तक मिली कि नहीं, तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस उस लड़की का ना नाम पता है ना एज पता है और उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे। जुन कहता है कि मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ के रहूँगा। फिर यहाँ पर मियाँ वैन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया सिर्फ उसी की वजह से। वो कहती है कि जाने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट तुमने तैयार किया है ना उसका जो क्लाइंट है वो बहुत ही बड़ा पावर्ड है और मैं देखती हूँ कि तुम उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओगी। ये बोलकर मियाँ वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वैन उस क्लाइंट से मिलने के लिए बार में जाती है और ड्रिंक करती है और उसे उसके फ़ायदे बताने लगती है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो तुरंत ही साइन कर देता है। फिर वैन यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर वो क्लाइंट हंसने लगता है क्योंकि उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था, पर तभी वैन उसे मार के बेहोश कर देती है और फिर वो अपना प्रोजेक्ट का फाइल और अपना मोबाइल उठा लेती है जिसमें उसने सारी वीडियो बना ली थी और उसे चक्कर भी आ रहा होता है, तो भी वो यहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से जुन आ जाता है, वो जल्दी से भागकर वैन को गिरने से बचाता है और वैन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि जुन तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। जुन को उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है और वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। वैन कहती है कि अब फाइनली मेरे डैड की सर्जरी हो जाएगी। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है और फिर जुन उसे उठाकर बाहर ले आता है। तभी असिस्टेंट वैन को देखते के साथ ही कहता है कि मिस वैन यहाँ पर क्या कर रही है। जुन पूछता है कि तुम इसे जानते हो, तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये वही लड़की है जो कंपनी से रिज़ाइन कर रही थी। तो जुन सोचता है कि आखिर इसीलिए से मेरा नाम पता है क्योंकि मैं इसका बॉस हूँ। और फिर जुन जैसे ही वैन को कार में बैठाता है तभी अचानक से वो इसे किस कर लेती है, तो ये उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसे होश में लाता है। वैन कहती है कि आखिर मेरे ऊपर पानी किसने फेंका। तभी यहाँ पर जुन अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, तो असिस्टेंट उसके मुंह पर किस का निशान देखकर हंसने लगता है। फिर वैन अपने घर पर ब्रश कर रही होती है और उसे याद आता है कि मैंने अपने बॉस को फोर्सली किस कर ली थी, तो कहीं वो मुझे फायर ना कर दे। और फिर वो अपनी बेटी शाओ को सुलाने के लिए स्टोरी सुनाती है। तभी शाओ कहती है कि मम्मा आखिर डैडी अभी तक मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ। तो वैन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डैडी एक दिन ज़रूर आएंगे और वो पता है स्पेसशिप में बैठ कर आएंगे जिसमें विंग्स लगी होगी, क्योंकि अभी डैडी दुनिया को बचाने के लिए मिशन पर गए हैं। तो शाओ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि डैडी तो बहुत ही बड़े हीरो हैं। वैन अपने मन में कहती है कि सॉरी शाओ, तुम्हारे डैडी को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम एग्जिट भी करती हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मियाँ को इस बारे में पता चल जाता है कि वैन की एक 5 साल की बेटी है, तो ये वैन से बदला लेने के लिए शाओ को किडनैप करने का ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ बाहर खेल रही होती है और तभी यहाँ पर एक ग्रैंडमा गिरने की एक्टिंग करती है और शाओ से कहती है कि मेरा पैर बहुत ही दुख रहा है, बच्ची क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी। तो शाओ मान जाती है और उसके साथ चलने लगती है, पर तभी शाओ को पता लगता है कि वो ग्रैंडमा के पैर में तो चोट लगी ही नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। तो शाओ जाने से मना
मना करती है तो ये ग्रैंडमा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तो शाओ जल्दी से अपने ग्रैंडपा को आवाज़ देने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे बचाओ। इतने में ही एक मास्क वाला बंदा शाओ को उठा के यहाँ से भागने लगता है और ग्रैंडपा के पैर में तो चोट लगी थी तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तब यहाँ पर जुन कार से आ रहा होता है और वो शाओ के चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है और जल्दी से कार को रोकता है और उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है। और शाओ जब उसकी कार की विंग्स देखती है तो वो समझ जाती है कि यही उसके डैडी है। तो यहाँ पर जुन शाओ के गले में वही नेकलेस देख लेता है और जल्दी से उसे बचाने जाता है और उस गुंडे को भी मार के शाओ को अपने पास ले आता है। शाओ उसे अपने डैडी कहने लगती है। तभी जुन देखता है कि उसके पास तो वो नेकलेस है ही नहीं। तो ये वो सोचता है कि लगता है ये मेरा इल्यूजन था। जुन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो शाओ उसे हक करके कहती है कि आप मेरे अंकल नहीं हैं बल्कि आप मेरे डैडी हो। मामा ने मुझे बताई थी कि डैडी स्पेसशिप में बैठ कर आएंगे जिसमें विंग्स लगी होगी। तो जुन अपनी कार को देखता है और सोचता है कि ये उसे विंग समझ रही है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है। शाओ बताने जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर उसके ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और फिर वैन भी यहाँ पर आ जाती है और जुन यहाँ से जाने लगता है। शाओ बताती है कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डैडी ने मुझे बचाया। और तब तक जुन अपनी कार में बैठकर जा चुका होता है इसीलिए वैन उसे देख नहीं पाती और शाओ से कहती है कि सॉरी मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। शाओ कहती है कि मम्मी कोई बात नहीं और वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे डैडी मिल गए थे। और तभी वैन उससे कहती है कि आखिर तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया। और वो जल्दी से जाके रास्ते से उस नेकलेस को उठाती है और उसे पहना देती है। दूसरी तरफ जुन को अपने पॉकेट में एक कैंडी मिल जाती है और वो सोचता है कि वो बच्ची भी 5 साल की थी तो कहीं वो मेरी ही तो नहीं थी। फिर वो तेज़ी से कार को चलाकर वापस उसी जगह पर पहुँचता है और शाओ को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि शाओ अपनी मॉम के साथ जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसकी मॉम है यानी कि ये वही लड़की है। तभी हम देखते हैं कि वो वैन नहीं होती बल्कि उसकी फ्रेंड होती है और वो जुन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। उसकी आवाज़ सुनते के साथ ही जुन सोचता है कि इसकी आवाज़ तो डिफरेंट है तो उसका फेस वो टच करने लगता है। तो वो चिल्लाती है कि अगर तुमने वापस से मुझे टच किया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो जुन अपसेट होकर जाने लगता है कि ये वो लड़की नहीं है और लगता है ये बच्ची भी मेरी नहीं है। फिर वो अपने ऑफिस आकर कैंडी को देखते हुए इस बारे में सोचता है कि अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं, क्या मैं सच में उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा और क्या उसका और मेरा मिलना सिर्फ एक गेम था। फिर हम देखते हैं कि वैन अपनी कंपनी में पहुंच जाती है ओवर टाइम वर्क करने के लिए क्योंकि उसे सीईओ को कोई प्रपोजल तैयार करके देना होता है। और वो अपनी कलीग से पूछती है कि वैसे हमारा जो सीईओ है वो कौन है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उसकी फ्रेंड अब उसे सब कुछ बताने लगती है कि वो जी ग्रुप कंपनी का वारिस है और इस शहर का सबसे यंगेस्ट सीईओ है और उसका नाम जुन है। जब वैन यहाँ पर जुन का पूरा नाम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो सब याद करने लगती है कि जुन की वजह से उसके साथ क्या क्या हुआ था। और फिर वो अपने फ्रेंड से बताती है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। इसकी फ्रेंड कहती है कि अब तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अभी प्रमोशन मिला है और तुम अब रिज़ाइन करना चाहती हो। वैन कहती है कि यहाँ पर मैं और नहीं रुक सकती। वो सोचती है कि आखिर 5 साल बाद वो वापस यहाँ पर क्यों आया है। दूसरी तरफ जुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि वो 5 साल पहले वाली लड़की मिल गई है और वो उसे मिलने के लिए एक बार में बुलाता है। दूसरी तरफ वैन भी अपने फ्रेंड को बार में बुला रही होती है ड्रिंक करने के लिए क्योंकि उसने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही एक ही बार में होते हैं। जुन यहाँ पर उसी नर्स से बात कर रहा होता है जो कि 5 साल पहले उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो बताती है कि 5 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी मुझे उसका चेहरा तो याद नहीं है पर ये याद है कि वो लो यूनिवर्सिटी से थी क्योंकि मैंने उसका आईडी देखी थी। तो ये सुनते के साथ ही जुन कहता है कि वैन भी लो यूनिवर्सिटी से है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस मिस वैन ने आज ही रिज़ाइन कर दिया है और मुझे पता चला है कि उसकी कलीग ने जैसे ही आपका नाम उसे बताया तो आपका नाम सुनते के साथ ही उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो जुन का शक और भी बढ़ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इस बारे में पता करो कि 5 साल पहले वैन कहाँ थी। फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस मिस वैन के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो लो यूनिवर्सिटी से पढ़ी है लेकिन और इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है। जुन सोचता है कि अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं और मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करे जा रहा होता है। उसके असिस्टेंट के रोकने पर भी वो नहीं रुकता है और यहाँ पर वैन भी ड्रिंक कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो, तुम किस बात से अपसेट हो। वैन बताने जा रही होती है कि तभी जुन का उसे कॉल आ जाता है। तो वो उसका कॉल उठाते के साथ ही कहने लगती है कि बॉस मैंने रिज़ाइन कर चुकी हूँ और आपकी बात मैं अब नहीं मानने वाली। पर तभी सामने से जुन की वॉइस नहीं आती बल्कि वेटर की आवाज़ आती है जो कि जुन को चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम बिना पैसे लिए यहाँ पर बार में ड्रिंक करने कैसे आ सकते हो। वैन उसका कॉल कट कर देती है और फिर अपनी फ्रेंड को गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसने कॉल कट नहीं करी
होती है और उसे आवाज़ आती है कि जुन को कोई मार रहा है। फिर वैन को जुन की फिक्र होने लगती है तो वो अपने आप को समझाती है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। पर तभी इतने में जुन की आवाज़ आती है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी से उसे बचाने चाहती है और वो बोतल फोड़कर वेटर को डराती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। तभी जुन यहाँ पर पीछे से वैन को हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और ये सुनते के साथ ही वैन शॉक रह जाती है। तभी यहाँ पर वेटर जुन को कहता है कि सॉरी बॉस, शायद हमने आपको बहुत ज़ोर से मार दिया। तो वैन गुस्सा हो जाती है कि यानी तुमने इन्हें ऑर्डर दिया था, और वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वो उसे वापस से खींचता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। पर तभी जुन उसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है और वेटर बताता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर वो उसे उसके घर ले आती है और उसे मेडिसिन लगाने लगती है और याद करती है कि 5 साल पहले जब उसकी आंखें ठीक होने वाली थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अब वो फाइनली उसे देख पाएगा। पर तभी उसे कुछ गुंडे पकड़ कर ले जाते हैं और वो देखती है कि उन गुंडों ने उसके डैड को मार के बेहोश कर दिया होता है और उसके डैड का एक पैर भी टूट चुका होता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसे बताती है कि वो जुन की फियांसे है और इसे ये सब इसलिए किया क्योंकि वो जुन और उसके रिलेशन के बीच में आ रही थी और जुन को वो सेड्यूस करके छीनने की कोशिश कर रही है। वैन ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि जुन ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी कोई फियांसे भी है। तो वायन उसे कहती है कि उसने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। तो अच्छा होगा कि तुम खुद ही उसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा ना तो तुम अच्छे से जानती हो। वैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जुन ने उसे धोखा दिया और वह वायन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा उसकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगी। वैन जुन को देखते हुए सोचती है कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देख सकती और तुमने तो मेरा फेस भी नहीं देखा है, तो ये अच्छी बात है, हम ऐसे रहेंगे कि हम कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। और वो उसे गुड बाय बोलकर जा रही होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर दोबारा मत जाओ। पर वैन नहीं मानती और उठ जाती है और उसे कहती है कि बॉस आप होश में आ जाओ, मैं बस आपकी एम्प्लॉय हूँ और मैं रिज़ाइन करके यहाँ से जा रही हूँ। तो जुन कहता है कि अगर तुम सच में वो लड़की नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ तो बताओ आखिर तुम मेरा नाम सुनते के साथ ही क्यों रिज़ाइन कर रही हो और मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और तुमने आज मेरी जान क्यों बचाई। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि अच्छा तो किसी की हेल्प करना गलत होता है तो ठीक है, मैं अगली बार से किसी के भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगी। तभी जुन देखता है कि उसने नेकलेस पहनी है तो वो सोचता है कि ये झूठ कह रही है, ये सच में वही है और वो उसे अपना नेकलेस दिखाता है और कहता है कि तुम भी अपना दिखाओ। और वो उसे देखने की कोशिश करता है तो वो उसे एक चाटा मारती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। जुन कहता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त पढ़ा नहीं था, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि तुम मेरी 24 आवर्स असिस्टेंट हो और अगर तुम एक दिन की भी छुट्टी करती हो तो तुम्हें ट्रिपल टाइम पैसे भरने पड़ेंगे और तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी के रूल्स भी गिना सकता हूँ। वैन कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही गलत है। जुन कहता है कि गलत है तो क्या हुआ, तुमने खुद इस पर साइन करी है। फिर वैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि वैसे भी मुझे अपने डैड की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, बस अब मुझे इसे ये यकीन दिलाना है कि मैं वो हूँ ही नहीं। फिर जुन वैन के क्लोज जाता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है तो जाओ मेरे लिए कुछ बना के लाओ। फिर वैन कुकिंग करने लगती है और ये देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वैन उसके लिए खाना रेडी करके रख देती है और कहती है कि मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। तो जुन कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें रखी थी तो तुमने वही डिश क्यों रेडी की जो मुझे पसंद है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो वैन घबरा जाती है और कहती है कि शिट, मैंने तो वही सारी चीज़ें बना दी जो इसे पसंद है। फिर ये उसके क्लोज जाता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि 5 साल पहले तुम कहाँ थी। तो वैन भी इसका अच्छे से सामना करती है और कहती है कि 5 साल पहले मैं अब्रॉड में थी और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो इस बारे में पता कर लो। फिर यहाँ पर जुन को कॉल आ जाता है कि बॉस जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो वो मिल गई है। फिर वैन यहाँ से चली जाती है। जुन को बहुत ही बुरा लगता है कि वो नहीं है। फिर वैन भी बाहर आने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि उसकी शादी होने वाली है फिर भी ये मुझे ढूंढ रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि बायन उसी को देख रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि 5 साल बाद फिर से ये यहाँ पर आ गई। फिर ये किसी को कॉल करके ऑर्डर देती है कि इस बार वो इसे ऐसा सबक सिखाए कि ये हमेशा याद रखे। फिर जुन जब कार में आकर बैठता है तो वो देखता है कि बायन पहले से ही यहाँ पर होती है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मिस बायन ने ही उस लड़की को ढूंढने में मेरी हेल्प की थी जिसे आप ढूंढ रहे हो। जुन बायन से
पूछता है क्या तुमने उस लड़की को देखी है? तो वो बताती है कि मैंने डॉक्टर से पता करी है, उसके पास वो नेकलेस है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। देखो, तुम्हें हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट याद होना चाहिए कि अगर 5 साल में तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें वो मिल जाती है तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। फिर यहाँ असिस्टेंट को वो कार चलाने के लिए कहती है। तभी जुन देखता है कि वैन सामने टैक्सी में बैठकर जा रही है। अब वैन यहाँ रास्ते में नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे कोई और ही रास्ते से लेकर जा रहा है, तो वो उस पर चिल्लाती है कि आखिर वो उसे कौन से रास्ते से लेकर जा रहा है। फिर वो डर जाती है और किसी को कॉल लगाने जा रही होती है। तभी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है और गलती से वैन का कॉल जुन को लग जाता है और जुन कॉल उठा लेता है। फिर ये गुंडा तो वैन को मारने के पीछे पड़ जाता है और वो उससे बचकर भाग रही होती है, पर तभी इतने में वो उसे चाकू से मारने वाला होता है। तभी टाइम पर यहाँ पर जुन उसे बचा लेता है और फिर वो उस गुंडे को मारकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, पर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। जुन उसके पीछे जाने लगता है तो वैन उसे रोकती है और कहती है कि रहने दो, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए इसे किसने भेजा होगा। अब तभी जुन के फ़ोन पर बायन का कॉल आने लगता है तो वैन इसे देख लेती है कि इसकी फियांसे का इसे कॉल आ रहा है, तो वो यहाँ से जाने लगती है। बायन जुन से कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, नहीं तो तुम उस लड़की से नहीं मिल पाओगे। वैन यहाँ से जाते हुए सोचती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि तुम्हारी फियांसे मुझे मारना चाहती है तो तुम मेरे साथ क्या क्या करोगे, और ये सोचते हुए वैन यहाँ से चली जाती है। तभी जुन उस लड़की से मिलने पहुँच जाता है तो असिस्टेंट बताता है और वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मैंने जल्दी से उसके नेकलेस की फ़ोटो ले ली थी और ये सचमुच में आपकी तरह सेम नेकलेस है। ये देखने के बाद जुन बहुत ही खुश होता है। फिर वैन अपने घर पहुँचती है अपनी बेटी शाओ के पास और वो देखती है कि नेकलेस कहीं गुम हो गया है, तो शाओ कहती है कि नेकलेस का अब क्या ही करना है, डैडी तो मुझे मिल चुके हैं। वैन सोचती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सब चीज़ अब ख़त्म होनी है तो नेकलेस का क्या ही फ़ायदा। फिर नेक्स्ट डे वह कंपनी में होती है और जुन के लिए कॉफ़ी तैयार कर रही होती है और सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती तो क्या हुआ, वो मुझे फायर करेगा, इस बार मैं उसे मजबूर करूँगी। और फिर उसे याद आता है कि कैसे जुन ने उसे कहा था कि तुम्हें मेरी पसंद की सारी चीज़ें पता है, इसीलिए तुम वही बनाती हो, तो ये जानबूझकर ज़्यादा ही शक्कर डाल देती है और जो कि जुन को पसंद नहीं आता। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जानबूझकर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ये लो फाइल्स, अब जाकर इसको कंप्लीट करो और 3 दिन में मुझे सबमिट करो। फिर वैन जब अपना काम करने जाती है तो वो देखती है कि मियाँ यहाँ पर सभी कलीग्स को परेशान कर रही है और वो कह रही होती है कि मेरे पास इस कंपनी के 5% शेयर्स हैं और इसीलिए मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, तो मैं जैसा चाहूँगी वैसा होगा। वैन उसे सबक सिखाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी नहीं चलेगी। मियाँ को बहुत ही गुस्सा आता है और सेक्रेटरी गार्ड को वो बुलाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, पर सेक्रेटरी गार्ड उसे ही पकड़ के यहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं और ये सब कुछ जुन के कहने पर हो रहा होता है। और वो यहाँ पर आकर सभी से कहता है कि वैन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो मियाँ कहती है कि मैं इस कंपनी के 5% शेयर होल्डर हूँ, तो मैं डायरेक्टर हूँ, तो आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको इसे फायर करना होगा। जुन उससे कहता है कि वो तुम थी अब नहीं हो और वो सेक्रेटरी गार्ड को कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। वैन सोचती है कि मैंने तो जानबूझकर मियाँ से फाइट की थी ताकि ये मुझे फायर कर दे, पर ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जुन जो कि ऑफिस में होता है उसका असिस्टेंट उसे वैन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जिससे जुन को और भी शक हो जाता है कि ये सच में वही है। फिर वो वैन से बात करने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। वैन तो यहाँ अपनी बेटी शाओ से बात कर रही होती है और कहती है कि बेबी मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगी और फिर हम डेट पर चलेंगे, ठीक है। फिर जुन सुन लेता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है कि आखिर ये किस मैन के साथ डेट पर जाना चाहती है। फिर ये उसे आकर पूछ लेता है कि क्या तुम काम की वजह से डेट पर नहीं जा पा रही हो, तो वो गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये मेरी फ़ोन की बातें क्यों सुन रहा है। जुन पूछता है कि बताओ ना, काम के बाद तुम डेट पर जाने वाली हो, तो वैन गुस्से में कहती है कि बॉस अब ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है तो मेरा घर जाने का टाइम है। और वो यहाँ से जाते हुए अपनी बेटी से कॉल पर कहती है कि बेबी तुम फिक्र मत करो, हम लोग डेट पर चलेंगे। तो जुन यहाँ पर बहुत ही जेलस होता है और सोचता है कि क्या ये सच में डेट पर जा रही है, क्या ये सच में वही लड़की है। फिर नेक्स्ट डे वैन जैसे ही कंपनी में अपना काम कंप्लीट करती है तो वो देखती है कि अचानक से कंप्यूटर ख़राब हो गया है और वो बहुत ही फिक्र करती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसकी कलीग बताती है कि मियाँ यहाँ पर आई थी। वैन समझ जाती है कि उसने ही फिर से उसका काम ख़राब करने के लिए ये सब कुछ करा है। फिर वो कहती है कि अब मुझे एक अच्छे हैकर की ज़रूरत है जो इसे ठीक कर सके। इतने में ही यहाँ पर वैन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो अब्रॉड से वापस आ गया है, तो ये बहुत ही खुश होती है
और तभी वो यहाँ पर आकर उसे सरप्राइज देता है कि वो तो यहाँ पर पहले से ही उससे मिलने आ गया है। और वैन यहाँ पर खुश होकर अपने फ्रेंड को हक करने लगती है। और तभी जुन इन लोगों को देख लेता है और सोचता है कि लगता है ये वही बंदा है जिसे ये डेट कर रही है। फिर वैन का फ्रेंड यहाँ पर उसका कंप्यूटर ठीक करने में उसकी हेल्प करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि तुम तो हैकर बन गए। तभी यहाँ पर जुन आ जाता है और वैन अपने फ्रेंड से उसे मिलवाती है और फिर दोनों साथ में यहाँ से चले जाते हैं। जुन यहाँ बहुत ही जेलस होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़के के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर जुन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वैन पर इसे और भी शक होता है। दूसरी तरफ वैन अपने फ्रेंड के साथ अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि वैसे मैं अब्रॉड से वापस किसी पर्सन के लिए आया हूँ। और वो उसे बताने जा रहा होता है कि वो किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए आया है। तभी इतने में यहाँ पर उसे जुन का कॉल आ जाता है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने घर लाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर ली कहता है कि ये तो तुम्हारा काम का टाइम नहीं है ना। तो जुन उस पर चिल्लाता है कि वैन तुम्हें आना ही पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर है। फिर वैन जुन के घर आ जाती है। तभी वो उसे काम देने लगता है कि लास्ट टाइम तुमने जो मेरे लिए खाने की डिशेस बनाई थी मुझे वही खाना है। तो वैन बनाने से मना कर देती है और कहती है कि ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है तो मैं नहीं करने वाली। जुन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे घर पर डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी करना भी तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है। वैन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर उसके लिए डिशेस रेडी करती है। फिर जुन यहाँ पर उसे बताता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं। मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं करी और ना ही कोई लगेज लेकर आई हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, हम न्यू चीज़ें खरीद लेंगे। फिर वैन अपने डैड को कॉल करके बताती है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि काम से मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। फिर वो जुन का लगेज रेडी करने लगती है और उसके कपड़े निकालती है और तभी वो जुन की एक शर्ट को देखती है जो कि वही शर्ट होता है जो कि उसने गिफ्ट की थी। तभी जुन यहाँ पर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस कपड़े में बड़ी इंटरेस्टेड हो। तभी वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे महंगे कपड़े रखे हैं और यही एक सस्ता सा कपड़ा रखा है, इसीलिए मैं इसे देख रही थी। जुन बताता है कि एक्चुअली ये शर्ट मुझे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने दी है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि क्या सच में वो पर्सन इम्पोर्टेंट थी। तो हाँ कहता है। तो वो सोचती है कि 5 साल बाद भी ये मेरी दी हुई शर्ट को इतने अच्छे से रख रहा, तो क्या मैंने इसे गलत समझ लिया। फिर वह जुन को कुछ बताने जा रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर उसकी फियांसे का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करता है। फिर वैन सोचती है कि आखिर में ये क्या करने जा रही थी, इन दोनों की रिलेशन को मैं ख़राब नहीं कर सकती हूँ। फिर कॉल पे बात करने के बाद जुन उससे पूछता है कि तुम क्या कह रही थी। तो वैन उसे नहीं बताती और कहती है कि मैंने लगेज रेडी कर दिया है। फिर जुन सोचता है कि मैं इस बिजनेस ट्रिप पर अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ के रहूँगा। फिर वैन जानबूझकर खाने में मिर्ची मिला देती है ताकि उसे बहुत ज़्यादा तीखा लगे और उसे एहसास हो कि ये उसके टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। फिर जुन जब यहाँ पर खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही तीखा लगता है और वैन उससे कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाना पसंद नहीं है, बॉस मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। फिर इसके बाद दोनों ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और जब वैन यहाँ पर जुन के कपड़े को निकालने के लिए उसका लगेज खोलती है तो उसमें वही शर्ट रखा होता है। तो ये उसे देख रही होती है। इतने में यहाँ पर जुन आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं इस शर्ट को अपनी हर बिजनेस ट्रिप में अपने साथ लेकर जाता हूँ क्योंकि मुझे ये तुमने दी थी और मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और मुझे पता लगा कि तुमने जानबूझकर खाने का टेस्ट खराब किया, बल्कि तुमने तो मेरी पसंद का ही खाना बनाया था। वो उसे कहता है कि आखिर तुम मानने के लिए रेडी क्यों नहीं हो कि तुम वही हो। और वो उसे हक करता है और कहता है कि प्लीज़ मान जाओ। तभी वैन याद करती है कि कैसे उसकी फियांसे ने उसकी बेइज्जती की थी कि वो जुन से शादी करने वाली है और उन दोनों की लाइफ के बीच में वो क्यों आ रही है एक मिस्ट्रेस बनकर। फिर ये जुन को खुद से दूर करके कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है और वो चली जाती है। और फिर वैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और रास्ते में घूमते हुए सोचती है कि जब तुम अपनी फियांसे भाईजान से शादी करने वाले हो तो तुम आखिर क्यों जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तभी जुन यहाँ पर वैन को पकड़ के लेकर चला जाता है और फिर उसे रूम में लेटा कर जा रहा होता है। तभी वैन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कितनी गुड लुकिंग हो और तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखते हो। और फिर वो रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बोलते हुए वो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। और तभी जून यहाँ पर उसका फेस टच करके याद कर रहा होता है कि ये वही लग रही है। तभी यहाँ पर वैन जाग जाती है और उसे लगता है कि वो अभी भी सपने में जून को देख रही है। फिर वो उसे किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वैन की जब नींद खुलती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये सपना नहीं था। फिर वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। तभी वो उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती हो। वैन एक्टिंग करते हुए कहती है कि बॉस कल रात जो भी हुआ वो बस
बस एक एक्सीडेंट था। और फिर यहाँ से जाते हुए वो सोचती है कि अब बस मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो उसे फेस करना कितना एम्बैरेसिंग होगा। दूसरी तरफ मिया इस सब के बारे में बायन को बताने जा रही होती है कि वैन आपके फियांसे के साथ पूरी रात थी। तो यहाँ पर वो मिया को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो वैसे भी 3 दिन बाद मरने वाली है। तो मिया बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि ये उसे मार देगी। फिर रास्ते में यहाँ पर वैन को अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड नजर आता है जो कि किसी और लड़की के साथ होता है और इसकी फ्रेंड को चीट कर रहा होता है। तो ये आकर उसे मारने लगती है। फिर ये भी वैन को मारने के लिए जाता है। तभी इतने में यहाँ पर जुन आ जाता है और उसे मारते हुए चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की। तो वो जुन से सॉरी कहता है और उस लड़की के साथ यहाँ से चला जाता है। और वैन जुन से कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तो थैंक यू, लेकिन दूसरों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में गलत चीज़ें मत बताओ। मैं तुम्हारी वुमेन नहीं हूँ और हमारा रिलेशन सिर्फ बस बॉस और एम्प्लॉय का है। जुन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे लिए भी एक मीटिंग अरेंज कर सकती हो। वैन कहती है कि ऑफ कोर्स, लेकिन ये मेरा लास्ट काम होगा तुम्हारी असिस्टेंट बनने का। जुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वैन कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ। जुन को भी गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, तुम्हें रिज़ाइन करना है तो करो, लेकिन मुझे धमकी मत दो, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। वैन कहती है कि थैंक यू और चली जाती है। फिर जुन जानबूझकर वैन की कलीग को काफ़ी ज़्यादा काम देने लगता है। तो यहाँ पर वैन उससे कहती है कि तुम्हें अपना गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। जुन कहता है कि तुम तो यहाँ से जा रही हो तो बताओ ये सारा काम कौन करेगा। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जाने से पहले मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके जाऊंगी। फिर ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वैन भी ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और इसे देखकर जुन सोचता है कि अगर ये वो नहीं है तो आखिर वो कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जब वैन की कलीग कंपनी पहुँचती है तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहीं पर सो रही थी। तभी वैन देखती है कि जुन ने उसे अपना जैकेट कवर किया है। फिर ये अपनी कलीग को बताने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। पर फिर ये देखती है कि सारी फाइल्स गायब है और फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि किसी ने फॉर्मेट कर दिया है। फिर इसकी कलीग कहती है कि अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में मीटिंग होने वाली है। अब तभी इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है और वैन का मजाक उड़ाने लगती है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास तो प्रोजेक्ट प्लान की फाइल भी नहीं है। वैन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं शेन ग्रुप की वाइफ बनने वाली हूँ। तो वैन कहती है कि अच्छा, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे शादी करेगा और वो उसका मजाक उड़ा देती है कि ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। फिर जैसे ही जुन यहाँ पर आता है तो मिया उसे बताने लगती है कि वैन के पास प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी डिटेल नहीं है और अब वो क्या ही करेगी मीटिंग में। फिर वैन यहाँ पर मीटिंग में आने के बाद सभी शेयर होल्डर से सॉरी कहती है कि उसके पास प्रोजेक्ट प्लान है ही नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर उसे एक मौका दिया जाए तो वो प्रोजेक्ट प्लान को अभी प्रेजेंट करके बता सकती है। मिया तो इसके लिए मना कर रही होती है पर जुन मान जाता है और कहता है कि तुम कर सकती हो। फिर यहाँ पर वैन अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करती है और सभी को बहुत ही पसंद आता है और जुन भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो याद करता है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जो लड़की ये क्लेम कर रही है कि वो 5 साल पहले वाली लड़की है, उसके पास नेकलेस तो सेम है लेकिन उसकी एज मैच नहीं कर रही है। जुन सोचता है कि तुम वो हो कि नहीं, इसके बारे में मैं पता करके रहूँगा। फिर मीटिंग के बाद सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वैन की तारीफ़ करते हुए जाते हैं और फिर जुन यहाँ पर वैन से बात करने के लिए आता है और कहता है कि अब तुम्हारी एक्टिंग करने की बारी है और वो सभी के सामने उसका हाथ पकड़ के अपने ऑफिस के अंदर ले जाता है और अंदर से रूम लॉक कर देता है और वैन उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक भागने वाली हो और वो उसका नेकलेस निकाल के देखने की कोशिश करता है और शॉक्ड हो जाता है कि ये तो वो है ही नहीं। फिर वो कहती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दी थी, क्या तुमने देख लिया या फिर और देखना चाहते हो। फिर जुन उससे सॉरी कहता है तो ये इसे एक स्लैप लगाती है। फिर वो यहाँ से बाहर चला जाता है और तभी वैन देखती है कि उसकी टेबल पर वही कैंडी रखी है जो कि वो उसे दिया करती थी। तो वो सोचती है कि उसने अभी तक यहाँ पर ये क्यों रखा हुआ है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे कहता है कि इसे हाथ मत लगाओ, ये बॉस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो किसी को भी इसे हाथ नहीं लगाने देते हैं। फिर वो सोचती है कि यानी मैंने सच में जुन को गलत समझ लिया था। फिर वो उससे बात करने के लिए बाहर जाती है पर फिर वो यहाँ पर बायन को देख लेती है जो कि सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी शादी की चॉकलेट्स बांट रही होती है और उनसे कहती है कि बॉस और मेरी शादी में ज़रूर आना। और फिर जैसे ही बायन या वैन को देखती है तो वो कहती है कि ये लो, इस कंपनी की होने वाली फ्यूचर बॉस होने के नाते मैं तुम्हें भी शादी में इनवाइट कर रही हूँ तो तुम ज़रूर आना। वैन कहती है कि उस दिन मेरे फ्रेंड का फ्यूनरल है तो मैं नहीं आने वाली। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है और सोचती है कि जुन तुम्हें ये गेम खेलकर मज़ा आ रहा है और फिर वो अपना काम करने बैठती है और सोचती है कि अब ये मेरा लास्ट जॉब होगा। तभी इतने में यहाँ
पर शाओ आ जाती है और बोलती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया, तो आंटी ने मुझे यहाँ पर ले आई। तो वैन कहती है कि ठीक है, मम्मी को अपना काम कंप्लीट करने दो, तुम यहाँ पर आराम से बैठो और किसी को भी डिस्टर्ब मत करना। शाओ यहाँ पर बैठ तो जाती है, पर तभी ये जुन को देख लेती है और खुश हो जाती है कि डैडी भी यहीं पर है। और फिर वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाने लगती है, पर तभी असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि बच्ची तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम सीईओ के ऑफिस में नहीं जा सकती, वो अभी वीडियो कॉल पर है। शाओ कहती है कि वो सीईओ नहीं बल्कि मेरे डैडी हैं और मैं उनसे मिलकर रहूँगी। और ये जल्दी से ऑफिस में घुस जाती है और जुन के पास आकर उसे डैडी कहने लगती है। और वो अपनी मीटिंग बंद करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे जब भी देखती हो तो मुझे डैडी क्यों बुलाती हो। तो शाओ कहती है क्योंकि आप मेरे डैडी हैं इसीलिए। और फिर ये यहाँ पर उस कैंडी के जार को भी देखती है जो कि उसकी मॉम के पास भी है, और ये सोचती है कि मैंने अपने डैडी को गलत नहीं पहचानी हूँ, ये सच में मेरे ही डैडी हैं। जून सोचता है कि अगर सच में मेरी बेटी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती। तभी इतने में वैन का काम कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी बेटी शाओ को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो सीईओ के ऑफिस में है। फिर वो जल्दी से भागकर वहाँ जाती है और देखती है कि जून यहाँ पर उसकी बेटी शाओ के साथ खेल रहा है। इन लोगों को ऐसा देखकर वो रोने लग जाती है और सोचती है कि वैसे भी वो शाओ का असली डैडी है तो उसका हक है उससे मिलना। और ये सोचती है कि अब मैं जुन को सब बता दूंगी कि शाओ उसकी ही बेटी है। और फिर ये इस बारे में बताने के लिए जुन के ऑफिस जा रही होती है और वो सोच लेती है कि अब वो उसकी बेटी शाओ को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती है जिसमें उसे उसके डैडी का प्यार मिलेगा। फिर जैसे ही जुन के ऑफिस का डोर खोलती है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो किसी और लड़की को हक कर रहा है। फिर ये जल्दी से बाहर आ जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि इस जैसा प्ले बॉय शाओ का डैडी बनना डिजर्व ही नहीं करता। तभी असिस्टेंट यहाँ आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो कहती है कि तुम अपने बॉस को बता दो कि ये काम करने का ऑफिस है, कोई डेटिंग करने की जगह नहीं। और फिर रिज़ाइन करके वो यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जुन जल्दी से उस लड़की को दूर करता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में वही हो। तो वो कहती है कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, पर 5 साल पहले मैंने किसी मैन की जान बचाई थी, फिर हम लोग डेट करने लगे थे, पर फिर उसके बाद मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी याददाश्त चली गई। लेकिन मुझे इतना याद था कि ये नेकलेस मुझे उसी बंदे ने दिया था। और फिर मैंने हॉस्पिटल में इस बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। फिर असिस्टेंट यहाँ आकर जुन को इस बारे में बताता है कि हॉस्पिटल वालों से मुझे यही पता लगा है कि इसी लड़की ने आपकी जान बचाई थी और आपको हॉस्पिटल लेके गई थी। फिर हम देखते हैं कि रिज़ाइन करने के बाद वैन अपना बॉक्स लेकर यहाँ से जा रही होती है। तभी वो इस लड़की के पास अपना नेकलेस देख लेती है और उसके पास आते हुए पूछती है कि आखिर मेरी बेटी का नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और ये लेने की कोशिश करती है तो वो नहीं देती और कहती है कि ये नेकलेस कोई आम नेकलेस नहीं है, ये मेरी अमीर होने की जरिया है। तो वैन उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगता कि दूसरों की चीज़ चुरा के तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने तो तुम्हें रिप्लेस भी कर चुकी हूँ और अब मैं उसके दिल में तुम्हारी जगह भी ले लूँगी। तो वैन कहती है कि तुम उस मैन को ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी चीज़ तुम मुझसे नहीं ले सकती। और वो नेकलेस छीनने की कोशिश करती है तो वो देख लेती है कि यहाँ पर जून आ रहा है तो वो अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लेती है और एक्टिंग करती है कि वैन उसे मारने की कोशिश कर रही है। वैन कहती है कि तुम्हें एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी आती है। तभी जून वैन से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहोगी। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हाँ, मैंने इसके ऊपर पानी गिराई है और मैंने इसे मारी भी है और मैंने ये सब कुछ जानबूझकर करी है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जून उस लड़की से कह देता है कि तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, मैंने सीसीटीवी में पहले ही देख चुका हूँ कि ये सब तुमने खुद ही करी है और तुम इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही थी। वो तो 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई नहीं होती तो मैं ये सब कुछ सहता नहीं। और फिर वो यहाँ से बाहर जाकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सच में वही लड़की है, नहीं तो आखिर किसी की पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज हो सकती है। तुम इस लड़की के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। और फिर जून सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ 14 दिन है। फिर यहाँ पर वैन को बायन का कॉल आता है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे शाओ के नाम पर धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो इस बार वो उसकी बेटी को छोड़ेगी नहीं। वैन रोने लग जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी और मैं तो जुन की लाइफ से बहुत ही दूर हो जाऊँगी और कभी नहीं आऊँगी। बायन कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं शाओ के साथ कुछ ना करूँ तो मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा ताकि जुन तुम्हें पूरी तरीके से भूल पाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जुन की सारी फेवरेट डिशेस बनाती है और वो उसका शर्ट पहचानने की एक्टिंग करती है और फिर वो जाकर छुपके से बायन से कॉल में बात करती है कि उसने जैसा बोला था वो वैसे ही कर रही
रही है। पर जुन को यहाँ पर फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो उस कैंडी को देखकर वैन को याद करने लगता है। पर तभी इतने में यहाँ पर वो आ जाती है और कहती है कि मैं सच में वही लड़की हूँ, अब तो तुम बिलीव कर लो। तो वो उस कैंडी के बॉक्स को पैर से दूर कर देती है। ये सब देखकर जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम वो हो ही नहीं, एक्टिंग करना बंद कर दो। फिर ये लड़की डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वैन यहाँ पर अपनी बेटी शाओ को सुला रही होती है और वो सोचती है कि हम दोनों का दूर रहना ही अच्छा है। तभी यहाँ पर जुन का उसे कॉल आता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आओ। फिर वैन जल्दी से यहाँ पर जुन के घर पहुँचती है। तभी वो उसे हक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है, देखो मुझे बता दो कि तुम सच में वही हो। पर वैन अभी भी मानने को तैयार ही नहीं होती और यहाँ से जाने लगती है। पर जुन बेहोश हो जाता है तो ये देखकर वो रुक जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुन की नींद खुलती है तो वैन यहाँ पर होती ही नहीं है। फिर असिस्टेंट आकर यहाँ पर जुन को बताता है कि कल पूरी रात वैन ने उसका ख्याल रखा था। दूसरी तरफ वैन जा रही होती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो मारने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो तो उसका फ्रेंड ली होता है और वो उससे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। तो वो बताता है तुम्हारे बॉस का कार तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया। फिर जुन उसे कॉल करता है और वैन कहती है कि मैंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुकी हूँ। तो वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो इतनी जल्दी रिज़ाइन नहीं कर सकती, उसे 1 महीने पहले बताना होगा, नहीं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का रूल टूटेगा। और वो उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है बात करने के लिए। फिर वैन अपने ली के साथ मिलकर जुन के घर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसने उस लड़की को पकड़ के रखा होता है और उससे पूछता है कि मुझे सच बता दो कि ये नेकलेस तुम्हें किसने दिया, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पर वैन बताती है कि हाँ ये सच में वो नहीं है और मुझे पता है कि ये नेकलेस इसे मियाँ ने दिया है। मैं तुम्हें बता दूँ कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर जुन उस लड़की से वो नेकलेस ले लेता है और गार्ड उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर वैन उसे कह देती है कि अब दोबारा हमें एक दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। जुन उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इसका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। तो ये अपने फ्रेंड ली का हाथ पकड़ के जुन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये ऑब्वियस है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। और फिर वो ली के साथ बाहर आ जाती है और बाहर आते ही उसका हाथ छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि जुन यहाँ पर मिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि ये नेकलेस कहाँ से मिला और वो किसके कहने पर ये काम कर रही है। पर मिया कुछ भी बताने से मना करती है। तो ये अपने गार्ड से कहता है कि इसे लेकर जाओ और कैसे भी करके इससे पूछकर मुझे बताओ। फिर यहाँ पर कंपनी में वैन के फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया होता है। पर जुन कहता है कि ऐसा बंदा जिसने अपनी बेटी और वाइफ को छोड़ दिया हो, मैं उसके साथ कभी भी बिजनेस डील नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर वो बताने लगता है कि शाओ मेरी बेटी नहीं है और वो वैन की बेटी है। तो ये जानकर जुन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड को मॉम कह रही थी। तो ये सब बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वैन की बेस्ट फ्रेंड है और इसीलिए शाओ उसे भी मॉम कहती है। फिर जुन ये जानने के बाद कि वो वैन की बेटी है तो वो वैन का DNA रिपोर्ट पता करने के लिए कहता है। और फिर वो यहाँ पर ऑफिस में होता है तभी शाओ उसे कॉल करती है और बताती है कि डैडी गेनबा बेहोश हो गए हैं, आप जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। फिर वो अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और वैन के डैडी को हॉस्पिटल लेकर आता है और शाओ के साथ होता है। पर जैसे यहाँ पर वैन पहुँचती है तो वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी अब ठीक हो जाएंगे। तो वैन उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो शाओ से कहती है कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है बल्कि अंकल है। तो जुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी बेटी है, पर फिर भी वैन मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और शाओ को ले लेती है। फिर जुन यहाँ से चला जाता है और वैन को डॉक्टर से पता लगता है कि उसके डैडी की जान बचाने के लिए जुन उसके डैडी को अपने ऊपर उठा के लेकर आया था और उन्होंने उसके ऊपर वॉमिटिंग भी कर दी थी। लेकिन इतना बड़ा CEO होने के बाद भी उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। वैन ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि जुन उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। फिर डॉक्टर ये बताती है कि जुन ने उसके डैड के ट्रीटमेंट के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर को भी यहाँ पर हायर कर लिया है। फिर ये नेक्स्ट डे जुन को थैंक यू बोलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है। तभी जुन कहता है कि मुझे भी बदले में कुछ चाहिए, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनो, फिर उसके बाद में मैं तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो ये मान जाती है। फिर जुन उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे स्टोरी सुनाता है कि 5 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था जिसने मेरा कार एक्सीडेंट हो जाने के बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करी थी क्योंकि मैं ब्लाइंड हो चुका था। पर फिर एक दिन जब मेरी आंखें ठीक हुई तो वो लड़की मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और उसने मुझे कोई भी रीज़न नहीं बताई। तुम बताओ उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। तो वैन यहाँ पर उस पर चिल्लाती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे धोखा दिया। और फिर वो अपने आप को काउंट डाउन करती है और कहती है कि मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ बार में जाकर वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और फिर वो ड्रंक होने के बाद बहुत सारी बातें बताने लगती है। और दूसरी तरफ जुन को उसकी मॉम बात करने के लिए घर पर बुलाती है और उस पर चिल्लाती है कि उसे बायन से शादी करनी
पड़ेगी। आखिर वो किस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर। जुन फिर भी नहीं मानता और वो कंपनी में आने के बाद DNA टेस्ट रिपोर्ट चेक करता है जिसमें ये लिखा होता है कि शाओ तो उसकी बेटी है ही नहीं। ये जानकर वो शॉक्ड होता है। फिर हमें पता चलता है कि बायन ने पहले रिपोर्ट चेंज कर दी है और फिर जुन को ना चाहते हुए भी बायन के साथ वेडिंग ड्रेस शॉपिंग पर जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी बेटी शाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी इसे भी कोई किडनैप कर लेता है और उसकी आंखें बंद होती है। तभी यहाँ पर बायन की आवाज़ आने लगती है जो कि इसे उसके डैड और शाओ के नाम कर धमकियाँ दे रही होती है। तो वैन कहती है कि जैसा तुमने मुझे बोला था मैंने वैसे ही किया है। मैं जुन की लाइफ से बहुत ही दूर हो चुकी हूँ, इसीलिए प्लीज़ शाओ और मेरे डैड दोनों में से किसी को कुछ मत करना। देखो अब जुन ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया है। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बायन नहीं बल्कि जुन होता है और वो उससे कहता है कि अब मुझे सारा सच पता चल गया है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और वो कहती है कि मुझे बायन की वॉइस कहाँ से आई थी। तो वो बताता है कि मैंने बस उसकी वॉइस का यूज़ किया था क्योंकि मुझे शक हो गया था और लो अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। फिर वैन उसे सारी चीज़ें बताती है कि बायन ने उसे कैसे कैसे धमकियाँ दी थी और फिर दोनों ही बात कर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और फिर दोनों बाहर डेट पर जाते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर इन लोगों को स्कूल से कॉल आता है कि शाओ ने अपनी टीचर को मारी है और वो उसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। ये सुनते ही जुन तुरंत ही स्कूल पहुँचता है अपनी बेटी शाओ की साइड लेने के लिए और जो टीचर उसे तंग कर रहा था वो उसे फायर कर देता है। तो शाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके डैड तो सच में सुपर हीरो है। फिर नेक्स्ट सीन में जुन बायन के साथ उसकी फैमिली और अपनी फैमिली के साथ डिनर पर गया होता है जहाँ पर वो बड़ी खुश होती है कि वो अब उसके साथ शादी करने के लिए रेडी है। पर तभी वो अपनी और उसकी शादी को कैंसिल करने का अनाउंसमेंट करता है और उसके सारे एविडेंस वगैरह इन लोगों को दिखा देता है और बताता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस पहुँचेगी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। पर जुन की मॉम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो कहती है कि बायन बहुत ही अच्छी लड़की है और वो दूसरी लड़की जो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए पड़ी है मैं उसे कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाऊंगी। तभी यहाँ पर वैन आ जाती है और बताती है कि जब 5 साल पहले जुन का एक्सीडेंट हुआ था तो उसी ने उसकी जान बचाई थी और वो उससे सच्चा प्यार करती है और उसके पैसों के लिए वो उसके साथ नहीं है। जुन की मॉम फिर भी बिलीव करने को तैयार ही नहीं होती और उसे कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। तो यहाँ पर बायन की और भी असलियत वो उसे बताती है कि जब जुन का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उसके कज़न के साथ अब्रोड में डेट कर रही थी क्योंकि वो बस पैसों के लिए उसकी फैमिली में आना चाहती थी और कुछ भी नहीं। फिर ये सब देखने के बाद जुन की मॉम को यकीन करना ही पड़ता है और फिर यहाँ पर शाओ आ जाती है जो जुन की मॉम को कहने लगती है कि ग्रैंड मॉम मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ और ये लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है इन्होंने मुझे किडनैप किया था और DNA टेस्ट रिपोर्ट भी चेंज कर दी थी ताकि किसी को भी पता ना लगे कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। फिर ग्रैंड माँ आती है और कहती है कि तुम कितनी क्यूट हो, तुम्हें तो देखते ही पता चल रहा है कि तुम मेरी ही ग्रैंड डॉटर हो। और फिर जुन की मॉम अपने गार्ड्स को बुलाती है और बायन को यहाँ से बाहर करवाती है उसे अरेस्ट करवाने के लिए। फिर जुन और वैन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि जुन की मॉम फाइनली मान गई और अब बारी होती है वैन के डैड की। जुन यहाँ पर उन्हें मनाने के लिए आता है और काफ़ी मनाने के बाद वो मान जाते हैं और फिर फाइनली वैन और जुन शाओ के साथ बहुत ही खुश होते हैं और इन लोगों की हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है।